अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज की जो वीडियो है, जो वीलॉग है, वो है मेरे कप्तान से मुतालिक। मेरे कप्तान ने एक इंटरव्यू दिया है कल और एंकर इमरान खान को ये इंटरव्यू दिया। उनका गालबन मेरे ख्याल में ये छठा इंटरव्यू है। इससे पहले वो 2 इंटरव्यूज़ ARY को दे चुके हैं, एक इंटरव्यू समा TV को दे चुके हैं, एक इंटरव्यू चैनल 92 को दे चुके हैं, एक इंटरव्यू वो दुनिया TV को दे चुके हैं और अब ये GNN के ऊपर उनका ये छठा इंटरव्यू था। इससे पहले कि मैं अपने कप्तान के इंटरव्यू के ऊपर एक कमेंट करूं, एक कमेंट मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा एंकर पर्सन इमरान खान के ऊपर। नाज़रीन, मैंने ये देखा है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर का या किसी बड़ी शख्सियत का कोई इंटरव्यू किया जाता है तो उनके मुखालफिन की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर एक तहरीक शुरू हो जाती है एंकर पर्सन के खिलाफ कि जनाब आपने तो लिफाफे लिए हुए हैं और आपने तो इंटरव्यू इस तरह करना है या उस तरह करना है और आप तो सवालात ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में नाजायज़ बात है। मेरे ख्याल में किसी भी एंकर पर्सन की कोशिश होती है कि वो एक रिस्पेक्टफुल तरीके से, एक डिसेंसी के अंदर रहते हुए मुश्किल से मुश्किल सवाल कर सके। ज़रूरी नहीं होता कि हर एंकर पर्सन जो है वो एक जैसा हो, उनमें मुख्तलिफ होते हैं। किसी के 1-on-1 इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं, उसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, कुछ की नहीं होती। और ये मेरे साथ भी होगा, कई अच्छे एंकर्स होंगे जो मुझसे बहुत बेहतर इंटरव्यू करते होंगे, कुछ शायद ना करते हों। ये हर शख्स की अपनी पसंद है। लेकिन खुदा रहा, मेरी बीइंग एन एंकर पर्सन मेरी रिक्वेस्ट है कि एंकर पर्सन्स को जो इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं उनको बिलावजह तनकीद का निशाना मत बनाएं। मेरे ख्याल में दे डू देयर वर्क विद द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी और उसके ऊपर बिलावजह उनके ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए। अब आ जाएं जरा एक इस इंटरव्यू के ऊपर। अच्छा, मेरे कप्तान की एक आदत है, जिस तरह हर एक बैट्समैन की एक आदत होती है ना कि उसका या तो वो जारहाना खेलेगा या वो रुक रुक के खेलेगा या वो लेग साइड पे बहुत अच्छा होगा या ऑफ साइड पे बहुत अच्छा होगा। मेरे कप्तान के इंटरव्यूज के साथ एक चीज जुड़ चुकी है कि हर इंटरव्यू के अंदर वो कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे कि वो कंट्रोवर्शियल बनेगा। अब जब से ये इंटरव्यू ऑन एयर आया है और उनके जवाबात को आप उठा के देखें तो मैंने कम से कम 3 मुख्तलिफ चीजें जो है वो मैंने निकाली हैं जिसमें मुझे लगता है कि कप्तान जो है वो हिट विकेट हो गए। उन्होंने अपनी विकेट पे खुद ही बल्ला मार दिया और गलती कर बैठे हैं, बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। मैं एक एक करके आपके साथ उसको जरा एक्सप्लेन करता हूं। एक, उन्होंने बहुत बड़ी गलती अपने इस इंटरव्यू के अंदर ये कही कि जनाब एंकर पर्सन ने उनसे सवाल किया कि जनाब हमें खबरें मिल रही हैं कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो आज भी अपने रिश्तेदारों को नवाज रहे हैं, उनको नौकरियां दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उसका जवाब मेरे कप्तान ने ये दिया कि देखें, ये होता है, ये करना पड़ता है और ये सिलसिला तो फिर चलता है। उन्होंने कहा इसको मैं कोई इतनी बड़ी करप्शन नहीं मानता, ये करप्शन नहीं है जिसको आप ये बात कर रहे हैं। अब मतलब आप एक मिनट के लिए सोचिए कि ये वही शख्स है जो ऑपोजिशन के अंदर मुस्लिम लीग नून के ऊपर हर किस्म की तनकीद करते रहे कि जनाब ये अपने रिश्तेदारों को नवाजते हैं और अपने रिश्तेदारों को हर जगह लगा दिया है, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को टिकटें दी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इनकी तनकीद गलत थी, मैं माइंड यू मैं इसके हक में हूं इस बात में कि वाकई आपने अगर उसको फैमिली लिमिटेड कंपनी बना के रख दिया है किसी सियासी जमात को, आपके मिनिस्टर्स बन रहे हैं तो आपके रिश्तेदार बन रहे हैं, आप MNAs MPs के टिकट बांट रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों को बांट रहे हैं, ये तनकीद ठीक है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब बात आपकी अपनी पार्टी के ऊपर आती है, आपके अपने वजीर आला के ऊपर आती है तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आपको फिर वो नजर नहीं आता। फिर आप कहते हैं कि हाँ ये करना पड़ता है, आपको लोगों को ओब्लाइज करना पड़ता है। तो खुदारा ये हरकतें मत करें। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि आप जो स्टैंडर्ड्स ऑपोजिशन के लिए सेट करते हैं और बड़ा माशाल्लाह हाई बार आप सेट करते हैं, ये अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए। वो हाई बार फिर अपनों के लिए भी कीजिए। मैं भी आगे चल के आपको एक और बताऊंगा कि इन्होंने भी अपने रिश्तेदारों को नवाजने के लिए क्या किया। इसके हवाले से भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरे कप्तान ने। मतलब मुझे जिन्हों कहते हैं ना अपनी विकेट पे आप ही बल्ला मारता है, ये किया है, ये खुद भी किया है। अभी मैं आगे चल के उसके ऊपर भी आता हूं। तो ये है पहली गलती जहां पे उन्होंने अपनी विकेट के ऊपर बल्ला मारा है। गलती नंबर 2, नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जनाब वो गद्दारी, उनके ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं दुश्मन ममालिक के साथ और ऐसे मुल्कों के साथ, हमें पता है कि उनकी मुलाकातें किधर हो रही हैं, किससे हो रही हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि अब अदालत में पेश कर सकें। अब ये एक बेसिक प्रॉब्लम है मेरे कप्तान के साथ कि, और ये सिलसिला कोई 2013 से चल रहा है। आप खड़े हुए कंटेनर के ऊपर यूं करके खड़े हुए, आपने जिसकी मर्जी आपने पगड़ी उछालनी थी आपने उछाल दी, उसके मुंह पे जो कालक मलनी थी मल दी। जब आपसे पूछा कि जनाब इसके कोई सबूत हैं आपके पास, तो नहीं, सबूत फारिग। आपने नजम सेठी के ऊपर इल्जामात लगाए
वो 35 पंचरों के, आपने धांधली के पता नहीं किस किस के ऊपर इल्जामात लगाए, आप जुडिशल कमीशन जो बना आपकी इन धांधली के क्लेम्स के ऊपर, आप वहां पे अपने सबूत पेश नहीं कर सके, आपको वहां पे शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब आपने एक पार्टी के सरबराह के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि जनाब दुश्मन ममालिक के साथ इनके ताल्लुकात हैं और हुसैन हक्कानी जो है वो इनको गाइड कर रहा है। अच्छा, हुसैन हक्कानी के हवाले से आप जो मर्जी राय रखें, यह आपका राइट है, मैं इस पर आप नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात ज़हन में रखें, ये वही हुसैन हक्कानी है जिसके खिलाफ नवाज शरीफ साहब खुद गए थे कोर्ट के अंदर, मेमो गेट के अंदर। नवाज शरीफ साहब खुद गए थे मेमो गेट के अंदर इसी हुसैन हक्कानी के खिलाफ। एक बात। दूसरी बात यह कि भाई जब आपके पास किसी के अगेंस्ट सबूत नहीं होते ना, जब आप ये कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो स्टैंड कर सके, इसका मतलब है कि कुछ नहीं है आपके पास। आपके दिल में, आपके दिमाग में रात को सोते वक्त किसी की कानाफूसी की वजह से आपको बेशक ये लगता हो कि फलां बंदा गद्दार है या फलां बंदा जो है वो दुश्मन मुल्क के साथ मिला हुआ है, वो आपकी अपनी मर्जी है। हम भी 4-5 दोस्तों में बैठते हैं तो लोग आपके बारे में भी बहुत कुछ कह देते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो गया। अगर आपको यहूदी एजेंट का किरदार कहा गया फजलुर रहमान की तरफ से तो वो गलत था। मौलाना फजलुर रहमान भी वही हरकत कर रहे थे जो आपने की है कि ना किसी किस्म का सबूत ना कुछ, सिर्फ आपको क्योंकि अगले से इख्तलाफ है कि उसने ये क्यों कह दिया तो जनाब इसका मतलब है वो दुश्मन मुल्क के साथ मिला। खुदा के लिए, जिस तरह वो फिरदौस आशिक अवान ने कहा था ना कि जनाब ये भारत वाला चूरन बेचना बड़ा आसान है, बस करें लोगों को ये चूरन बेचना। आपकी इन बातों से लोग अब थक चुके हैं। अपनी बात को इतना मत नीचे लेकर आए कि लोग आपकी बात पे यकीन करना छोड़ दें कि यार ऐसा तो कम ही यही है बोलना, ऐने तो हर बंदे ने यही कहना है। अपनी बात में वजन रखें। आप मुल्क के वजीर आजम हैं, आपकी कही हुई बात, आपकी किसी पे कहा हुआ रिव्यू, आपका कहा हुआ इल्जाम, उसमें वजन होना चाहिए कि मुल्क का वजीर आजम कह रहा है। आपका जो दिल करता है आप कह देते हैं, अगले पे जो मर्जी इल्जाम लगाते हैं। खैर चलें आगे चलें। अब तीसरी बात जो ये हो गई, ये 2 बॉलें हो गई जिसपे उन्होंने बल्ला मारा है विकेट के ऊपर। अब तीसरी बात जिसपे उन्होंने बल्ला मार दिया और वो टिका के ऐसा बल्ला मारा है कि तीनों ही विकेटें उड़ के, जिसे कहते हैं ना, जमीन से उखड़ गई हैं। फरमाते हैं कि जनाब मेरी बहनोई की प्लॉट के ऊपर कब्जा हुआ था और वो मैंने खाली कराना था। और आप सोचें कि मुल्क के वजीर आजम के बहनोई के प्लॉट के ऊपर कब्जा हुआ है और वो खाली नहीं हो सकता। और फिर उसने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि जी मेरे साथ वाला जो बंदा है, प्लॉट है, उसके ऊपर भी कब्जा हुआ है। और फिर मैंने वो कब्जा हटवाया। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आप ये फरमा रहे हैं कि एक मामले के अंदर एक प्लॉट पे कब्जे के हवाले से आप खुद बीच में उतरे हैं। अपना आप लेवल देखिए। आप मुल्क के वजीर आजम हैं और आप प्लॉटों पे से कब्जे उठवा रहे हैं। आप जरा सिर्फ 1 मिनट के अपना लेवल सोचिए। यकीन कीजिए कि यहां पे मैं एमएनएस एमपीओस को जानता हूं कि उनके पास इतने छोटे छोटे काम आते हैं कि वो लोगों को ये कहते हैं कि यार ये मैं एक एमएनए हूं, मुझसे खुदारा ये काम ना करवाएं, ये काम काउंसलर कर सकता है। आप मुल्क के वजीर आजम हैं। और इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये कि ये आपका डोमेन नहीं था। मैं वजह बताता हूं डोमेन क्यों नहीं था। ये जो कब्जे होते हैं ना, इसमें मिसाल के तौर पे किसी प्लॉट के हवाले से कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट के अंदर मिसाल के तौर पे मामला चल रहा है, या आपस में 2 पार्टियां हैं, उनका कोई इख्तिलाफ चल रहा है। आप यकीन करें वो दोनों पार्टियां एक दूसरे को ये कहती हैं ये कब्जा माफी है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन है, आप कोर्ट में चले जाएं, सिविल कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जाके पूछ लें। 2 पार्टियां होंगी, उनका आपस में किसी प्रॉपर्टी के मामले में फड्डा चल रहा होगा और दोनों एक दूसरे को यही कहेंगे जनाब इसने कब्जा किया। अब यहां पे आपके पास क्या अथॉरिटी थी ये फैसला करने की कि जनाब अगली पार्टी जो है वो कब्जा ग्रुप है? आपने किस तरह फैसला किया? क्या आपके पास कोर्ट का कोई फैसला था, कोर्ट का कोई डिसीजन था जिसकी वजह से आपने फैसला दे दिया? एक बात। दूसरी बात ये जो मुझे सबसे बड़ी हैरानगी जिस बात के ऊपर हुई वो ये थी कि आपने ये फरमाया कि उस कब्जे को हटाने के लिए और उसके बाद जो भी आपने सूरत हाल देखी, आपने सीसीपीओ बदल दिया इस चक्कर में कि जनाब यहां पे तो मुल्क के अंदर जो है वो कब्जे हो रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैं 1 मिनट के लिए जाता हूं। यानी कि 2 साल की आपकी इस हुकूमत के अंदर आपके अंडर लॉ एंड ऑर्डर की यह सूरत हाल है कि आपके अपने बहनोई के प्लॉट पे से कब्जा उतरवाने के लिए आपको बीच में जंप मारनी पड़ी, आपको ऑल द वे बीच में आना पड़ा। मतलब यह हाल है आपके यहां पे तहरीके इंसाफ की, इस हुकूमत में इंसाफ का। आप तो यह फरमा रहे थे कि जनाब आपकी हुकूमत आएगी और यूं मिनटों के अंदर काम होगा। अगर आपके बहनोई की यह सूरत हाल है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को बीच में आना पड़ता है उस कब्जे को हटाने के लिए, तो बाकी एक आम लाहौरिया, एक आम शहरी, उसका क्या हाल होता होगा?
उसके पास तो पीएम हाउस तक का एक्सेस भी नहीं है। वो बेचारा क्या करेगा? ये आपकी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर एक शर्मनाक बात है। ये बात आप मुझे पहले 6 महीने में कहते, पहले 8 महीने में कहते, मुझे समझ आती कि ठीक है जी, पीछे का सिस्टम चल रहा है, और पीछे का सिस्टम भी बहुत खराब था, मैं कोई उसके लिए तालियां नहीं बजा रहा। लेकिन आप तो कुछ भी नहीं कर सके, यानी 2 साल के अंदर आप एक प्लॉट पे से कब्जा नहीं हटवा सकते। उसके बाद सोने पे सुहागा, जो असल बात मैं कर रहा था वो ये था कि जनाब सीसीपीओ को बदल दिया। अच्छा, ये तो बड़े आराम से आपने कह दिया कि सीसीपीओ को बदल दिया, और आपने कहा कि जी दरअसल में वो कब्जे हो रहे थे। लेकिन 1 मिनट के लिए जरा उस टाइम पीरियड के अंदर जाएं जब सीसीपीओ तब्दील किया गया था। उस वक्त हुआ क्या था, आपको याद है? याद करें जरा, अच्छी तरह अपने जहन को टटोले जरा। सीसीपीओ को जब हटाया गया था, सीसीपीओ को जब लगाया गया था, तो उस वक्त आईजी पंजाब ने यह कहा था कि यह शख्स सीसीपीओ नहीं लग सकता, क्योंकि उनकी फाइल, उनकी हिस्ट्री, उनके हवाले से जो रिपोर्ट थी वो ठीक नहीं थी। आपने इस चक्कर में अपने वहां पे सीसीपीओ लगा दिया। उसी सीसीपीओ ने अपनी तैनाती के 2 के 3 दिन के बाद मोटरवे, सियालकोट मोटरवे वाला हादसा हुआ था, और इस सीसीपीओ ने यह बयान दिया था कि जनाब ये खातून जो है ये रात को 12 बजे के बाद घर से निकली क्यों थी? याद है आपको? सिविल सोसाइटी, मीडिया, यहां तक कि इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने आके ट्विटर के ऊपर, जिसमें शीरी मजारी भी शामिल थी, मुझे अच्छी तरह याद, उन्होंने ट्रेंड्स चलाए थे इस सीसीपीओ के खिलाफ कि जनाब इस सीसीपीओ को हटाएं, सीसीपीओ इस्तीफा दो, सीसीपीओ इस्तीफा दो। मुजाहिरे किए गए। आज तक लाहौर की तारीख में किसी सीसीपीओ के खिलाफ इतनी ज्यादा आवाज नहीं बुलंद हुई थी। आपने इस इंटरव्यू के दौरान जाके अब यह बात बताई है कि इस सीसीपीओ को दरअसल में लगाया क्यों हुआ था, और हम भी उस वक्त हैरान होते थे कि क्या बात है सीसीपीओ के अंदर कि इसको हटाया नहीं जाता। आपने इतनी बड़ी हिट विकेट की है कि लोगों को, तो अब आपने जाके बताया कि असल वजह क्या थी इसके पीछे, कि सीसीपीओ हट क्यों नहीं रहा था। उसकी वजह यह थी कि वो जो रिश्तेदारी के हवाले से बात हो रही थी ना, जो उस्मान बुजदार के हवाले से हम बात कर रहे थे, ये तो मामला पीएम हाउस के अंदर पहुंचा हुआ है कि रिश्तेदारों को बेसिकली बैठकर नवाजना था, जिसकी वजह से सीसीपीओ को यहां पे लगाया गया था। और वो ऐसा सीसीपीओ लगाना जरूरी था जो बैठ के जहां से कब्जा उठवाना हो उठ जाए, जो आपने उसको कहना हो वो हो जाए। अब इस सारे मामले के अंदर एक और बात है, आपने ये बात कह के उस्मान बुजदार को भी फेल कर दिया है कि वो कितने ही बड़े एक फेलियर हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। इस उस्मान बुजदार को 2 साल से ज्यादा हो गए और वो आपके उस प्लॉट पे के कब्जे के हवाले से कुछ नहीं कर सका। आपको खुद सीसीपीओ लगाना पड़ा। आप इस्लामाबाद में बैठ के लाहौर चला रहे हैं, और लाहौर का बेड़ा गर्क इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप इस्लामाबाद से बैठ के लाहौर चला रहे हैं। लाहौर में गंदगी के ढेर, लाहौर के अंदर बढ़ती बीमारियां, लाहौर के अंदर जो पूरा निजाम खराब हुआ है, और ये ऑरेंज लाइन जितनी लेट आपने चलाई, इसके हवाले से भी आगे चल के आपसे सवाल होगा। ये सारा कुछ आपने लाहौर के साथ किया है। तो इसलिए ये 3 बॉलें थी जो मुझे आपको दिखानी कि किस तरह इन्होंने अपनी विकेटें खुद उड़ाई। और मेरी आज बात याद रखिएगा, ये जो इंकशाफात हुए, खासतौर पे सीसीपीओ वाला मामला, ये एक दिन आपके खुद सामने आएगा कि आपने इस सीसीपीओ को क्यों तैनात किया। अभी नहीं आएगा, मैं जानता हूं अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी वेव नहीं चलेगी। जिस दिन वेव चल गई ना, आपके ये सारे बयान एक एक करके आपके सामने आके खड़े होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, बहुत जरूरी है हमारे लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।